दुनिया जब इस्लाम के स्प्रेड की बात करती है तो उनके जहन में एक ही तस्वीर आती है, तलवार, जंगें और कॉन्क्वेस्ट। लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज़्यादा गहरी, कहीं ज़्यादा खूबसूरत और कहीं ज़्यादा इंसानियत से भरी हुई है। इस्लाम के फैलने का सफ़र तलवारों और जंगों से नहीं हुआ, ये सफ़र हुआ इखलाक, इंसाफ और मोहब्बत से। ये दीन फैला बाज़ारों में, समुद्री सफ़रों में, सूफ़ी खानकाहों में और उन दिलों में जो सच की तलाश में थे। आज हम दुनिया को वो दास्तान सुनाएंगे जिसे किताबों में अक्सर दबा दिया गया है, मगर अब हकीकत को सामने लाने का वक्त आ गया है। हेलो, मेरा नाम है फराज शफीक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुस्लिम इनसाइट विद फराज में स्वागत है। इस्लाम ने सिर्फ किंगडम्स और एम्पायर्स को ही कॉन्कर नहीं किया, बल्कि लोगों के दिलों को भी कॉन्कर किया। क्यों? क्योंकि इस दीन में वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं जो हर ज़माने, हर ज़ुबान और हर कल्चर के लोगों के दिलों में उतरते हैं। आइए जानते हैं इस्लाम के उन खूबसूरत और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के बारे में। इस्लाम की थियोलॉजी बहुत सिंपल है। खुदा एक है, उसकी इबादत करो और नेक अमल करो। इस्लाम को फॉलो करने के लिए लोगों को मुश्किल रस्म और रिवाज से नहीं गुजरना पड़ता, बल्कि अपने डेली रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस यानी नेक और साले अमल करके आप खुदा के करीब पहुंच सकते हैं। इस्लाम ने दुनिया को इक्वालिटी यानी बराबरी का पैगाम दिया। इस्लाम में जात, रेस और लीनिएज के नाम पे कोई सुपीरियरिटी नहीं है। ये मैसेज ऑप्रेस्ड लोगों के लिए रोशनी बन गया। इस्लाम हक और इंसाफ की बात करता है। इस्लाम में गरीब, अनाथ, औरतों, मजदूरों, गुलामों सबके हक की बात है। इस्लाम ही वो दीन है जहां गुलाम भी बादशाह बन सकता है। साथ ही इस्लाम में खरीदो फरोख्त और कॉन्ट्रैक्ट्स में ईमानदारी रखना इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। अगर आपको ये बात पसंद आई है तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस्लाम कहता है कि आखिरत के दिन इखलाक का पलड़ा सबसे भारी होगा। इस्लाम में इबादत सिर्फ रोज़ा नमाज तक ही महदूद नहीं है, बल्कि लोगों से अच्छे इखलाक और हुस्ने सुलूक से मिलना। इस्लाम में ये सब भी इबादत है। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम लोगों को इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट किया और आज भी कर रहे हैं। अब शुरू करते हैं वो सफ़र जहां हम देखेंगे कि एक के बाद एक दुनिया के तमाम लोग कैसे इस्लाम में दाखिल होते चले गए। इस सफ़र की शुरुआत करते हैं मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और ईरान से। लोगों को लगता है कि यहाँ मुस्लिम पॉलिटिकल रूल इस्टेब्लिश होते ही तलवार के दम पे लोगों से इस्लाम कबूल कराया गया, मगर ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। हिस्टोरिकल सोर्सेज जैसे कि तारीख अल तबरी, फुतू अल बुल्दान, कायरो के कॉप्टिक्स पेपायराई और जूइश जेनिजा डॉक्यूमेंट्स ये सब एक ही बात बताते हैं कि यहाँ के लोगों ने 7 से 11-12 सेंचुरी तक 400 से 500 साल के लंबे पीरियड में धीरे धीरे करके इस्लाम को कबूल किया। यानी यहाँ के लोगों को मुस्लिम पॉलिटिकल रूल इस्टेब्लिश होने के बाद तलवार के दम पे कन्वर्ट नहीं कराया गया, बल्कि वो 400 से 500 साल के लंबे पीरियड में इस्लाम के प्रिंसिपल से इन्फ्लुएंस हो गए धीरे धीरे मुसलमान बनते चले गए। राशिदून और उमैयद एक्सपेंशन पे जितने भी क्रेडिबल हिस्टोरियंस ने लिखा है, जैसे कि एरा एम लेपिडस, फ्रेड एम डॉनर, रिचर्ड बुलियट, सब इस बात पे एग्री करते हैं कि इस्लामिक कन्वर्जन प्रोसेस जनरली स्लो और वॉलेंटरी था। मुस्लिम ने चर्चेज, जूइश इबादतगाह यानी कि सिनागॉग्स और ज़ोरेस्टेरियन टेम्पल्स सब इंटैक्ट रखे, साथ ही लोकल प्रीस्ट और मॉन्क्स को प्रोटेक्शन भी दी। इनफैक्ट जूइश गोल्डन एज स्पेन में मुस्लिम रूल के दौरान ही हुई। मॉडर्न रिसर्चर रिचर्ड बुलियट
अपनी किताब कन्वर्जन टू इस्लाम इन मेडिवल पीरियड में स्टैट्स को एनालाइज करके बताते हैं कि सीरिया 200 से 300 साल में इस्लामाइज्ड हुआ, ईरान 250 से 400 साल में, इजिप्ट 300 से 350 साल में और नॉर्थ अफ्रीका 300 से 500 साल में इस्लामाइज्ड हुआ। ये टाइमलाइन फोर्स की नहीं, ग्रेजुअल पीसफुल सोशल चेंज की होती है। इस्लामिक एम्पायर में लोग इस्लाम में इक्वल स्टेटस की वजह से कन्वर्ट होते चले गए। बाइजेंटाइन और पर्शियन सोसाइटी कास्ट और क्लास हायरार्कीज में बटी हुई थी और इस्लाम में सबका स्टेटस इक्वल था। साथ ही मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश होने से आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड नेटवर्क सब कुछ मुस्लिम कम्युनिटी से लिंक होता चला गया और लोग नेचुरली इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हुए, खासकर कूफा, बसरा और फुस्तात जैसे शहरों में। इस्लामिक गोल्डन एज के दौरान इस्लाम एक कल्चरल सुपर पावर बन चुका था। नॉलेज इस्लामिक आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुकी थी, इसलिए बहुत से लोग इस्लाम को एक एडवांस, एथिकल और ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन के रूप में देखने लगे और धीरे धीरे इस्लाम में दाखिल होते चले गए। ईरान ने इस्लाम को अडॉप्ट किया मगर अपनी आइडेंटिटी नहीं लूज की। पर्शियन इंटेलेक्चुअल्स जैसे कि रूमी, फिरदौसी, इब्न सिना, अल बैरूनी, इन्होंने इस्लाम को एक न्यू फिलोसफिकल डेप्थ दी। नॉर्थ अफ्रीका की बर्बर ट्राइब्स ने इस्लाम को अरब रूल की वजह से एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि सूफी सेंट्स की वजह से एक्सेप्ट किया। सूफी सिलसिले जैसे कि कादरिया, सोहरावर्दिया, शहदालिया, तिजानिया, मौलविया, इन्होंने एजुकेशन, मेडिएशन, चैरिटी और सिंपल एथिकल टीचिंग के जरिए विलेजेस को मुसलमान बनाया। ये इस्लामाइजेशन ग्रास रूट लेवल पे था। पहले फैमिलीज कन्वर्ट हुई, फिर उनका नेबरहुड और फिर पूरा का पूरा शहर मुसलमान होता चला गया। ये स्लो सोशल वेव थी जहां कोई फोर्स और कंपल्सन नहीं था। जब हम सेंट्रल एशिया के बारे में सोचते हैं तो हमारी आंखों के सामने समरकंद की नीली टाइल्स, बुखारा की मस्जिदें, काशगर के बाजार और तुर्फान की पुरानी कारवां सराय आती हैं। मगर एक सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं कि इस्लाम ने इतने दूर तक सेंट्रल एशिया और चाइना के जिंगजियांग तक अपनी जगह कैसे बनाई? क्या ये तलवार के दम पे हुआ, जबरदस्ती हुआ, या ये एक गहरी सिविलाइजेशनल जर्नी थी जो सूफी खानकाहों की रोशनी, सिल्क रोड की धूल और उलमाओं के इल्म से भरी हुई है? हिस्टोरिकली सेंट्रल एशिया में खुरासान, बल्ख, मर्व, बदख्शां और चाइना के जिंगजियांग यानी कि काशगर, खोटन और तुर्पान जैसे शहर शामिल हैं। ये सब एक ही सिविलाइजेशनल जोन था जिसे टर्किक ट्राइब्स, पर्शियन कल्चर और सिल्क रोड ने एक धागे से बांधा हुआ था। इस्लाम की पहली आहट यहाँ पे उमैयद कैलिफेट के साथ पहुंची। अरबी फौजें ट्रांसऑक्सेनिया तक पहुंची, मगर ध्यान रहे इस स्टेज पे किसी को भी जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट नहीं कराया गया। लोकल रिलीजन थे बुद्धिज्म, ज़ोरेस्टेरियनिज्म, नेस्टोरियन क्रिश्चियनिटी और टेंगरी बिलीफ। ये जमीन तब बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और ज़ोरेस्टेरियन थी। यहाँ इस्लाम की कहानी अभी शुरू नहीं हुई थी। अब यहीं पे एक इंटरेस्टिंग टर्न आता है। टर्किक लोग जो अभी तक मुसलमान नहीं थे वो इस्लामिक कोर्ट में धीरे धीरे सोल्जर्स और पैलेस गार्ड के रूप में आने लगे। ये वही टर्क्स थे जो आगे चल के इस्लामिक वर्ल्ड के सबसे बड़े रूलर्स बनेंगे, यानी कि सेल्जुक, गजनविद और दिल्ली सुल्तान। अब आते हैं अब्बासिस। ये वही पल है जब इस्लाम ने धीरे धीरे सेंट्रल एशिया की रूह में उतरना शुरू किया। अब्बासिस ने एक बड़ा काम किया, अरब और गैर अरब के फर्क को मिटा दिया। पर्शियन स्कॉलर्स, सॉडगियन मर्चेंट्स और टर्किक कमांडर्स को इस्लामिक एम्पायर में बराबरी का हक मिला और सेंट्रल एशिया के शहर बुखारा, बल्ख और ख्वारिज्म से निकले दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट और स्कॉलर्स।
सिल्क रोड के बगैर सेंट्रल एशिया के इस्लामाइजेशन की कहानी अधूरी है। मुस्लिम मर्चेंट 8th सेंचुरी से काशगर और खोटन पहुंच रहे थे। ये मर्चेंट्स मस्जिदें बनवाते, वक्फ चलवाते और इनके इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट्स ने ट्रेड को आसान और फेयर बना दिया, यानी तिजारत और दीन दोनों एक साथ चल रहे थे। तारिम बेसिन में 9th 10th सेंचुरी तक इस्लामिक कम्युनिटीज स्टेबल हो चुकी थीं। अब शुरू होता है सेंट्रल एशिया में इस्लाम का सबसे पावरफुल चैप्टर, यानी कि सूफी ऑर्डर्स। अहमद यसवी ने टर्किक ट्राइब्स में इस्लाम को ऐसे फैलाया जैसे सूखी घास में आग लगी हो, मगर इस आग में मोहब्बत और स्पिरिचुअल सुकून था। उनका मैसेज सिंपल, लोकल लैंग्वेज में था और नोमैडिक ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करता था। बुखारा के नक्शबंदी सिलसिले ने जिक्र, डिसिप्लिन और सोशल रिफॉर्म पे फोकस किया। निजामुद्दीन कुबरा और उनके मुरीद मंगोलों की तबाही के बाद इस्लाम को दोबारा रिवाइव करने वाले लोग थे। समनिड डायनेस्टी ने इस्लामिक कल्चर को इतना प्रमोट किया कि पूरा सेंट्रल एशिया पर्शियन इस्लामिक सिविलाइजेशन बन गया। फिर आए कारखानिद, पहली बड़ी टर्किक डायनेस्टी जो मुसलमान बनी। इन्होंने काशगर और फरगना को इस्लामिक सिटी बना दिया। सेल्जुक ने पूरी टर्किक दुनिया को इस्लाम से जोड़ दिया, एनाटोलिया से लेकर के जिंजियांग तक। 13th सेंचुरी में मंगोल आए और उन्होंने पूरे सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट को तबाह कर दिया। पूरे के पूरे शहरों को जला दिया, लाइब्रेरीज को खाक कर दिया और इतनी कत्लो गारत की जितनी दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन कुछ ही सदियों में यही मंगोल इस्लाम के सबसे बड़े रखवाले बन गए। मंगोल खानेट में से 3 खानेट, यानी कि चगतई खानेट, किल खानेट और गोल्डन होर्ड ने इस्लाम को कबूल किया, यानी बगदाद को जलाने वाले हलाकू खान के बेटों और पोतों ने इस्लाम को अपना लिया। 14th सेंचुरी तक काशगर, यारकंड और खोटन जैसे शहर पूरी तरह से इस्लामिक सिटीज बन चुके थे। ये एक 600 साल की जर्नी थी जो ट्रेड के रास्ते, सूफी मैसेजेस के जरिए और पर्शियन लिटरेचर के साथ और सबसे बढ़ के टर्किक और मंगोल एलिट्स के कन्वर्जन के थ्रू इस्लाम को सेंट्रल एशियन सिविलाइजेशन का हिस्सा बना दिया। अब आते हैं उस जमीन की तरफ जो इस बात को पूरी तरह से क्लियर कर देगी कि इस्लाम के फैलने का जरिया तलवार और जंगे नहीं, बल्कि उसके सच्चे और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया में आज 90% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है, पर यहाँ पे कभी ना कोई मुस्लिम फौज गई, ना कभी अरब, टर्किक या पर्शियन रूल कायम हुआ। जी हाँ, मलेशिया, इंडोनेशिया और बाकी पूरे साउथ ईस्ट एशिया में इस्लाम सिर्फ नेकी, हक और अमन के जरिए फैला। इंडोनेशिया एक लैंड बेस नहीं बल्कि एक मैरीटाइम सिविलाइजेशन थी। 7th 8th सेंचुरी से ही यहाँ अरेबियन, पर्शियन और अफ्रीकन जहाज आ रहे थे। उनका मकसद यहाँ जिहाद और जंग नहीं बल्कि ट्रेड, स्पाइस और कॉमर्शियल नेटवर्क था। ट्रेड में उनकी ईमानदारी, नेकी और क्लीन बिजनेस एथिक्स का असर लोकल लोगों पे पड़ा। वो यहाँ घुल मिल के रहते, शादियां करते और लोकल लोगों की रेस्पेक्ट जीतते। इस्लाम की पहली किरण यहाँ समुद्री ट्रेड के जरिए ही आई। ट्रेड के बाद दूसरा बड़ा कदम था सूफियों का आना। ये सूफी मसाइख लोकल जुबान सीखते, कल्चर समझते, पोएट्री, म्यूजिक और स्टोरी टेलिंग के जरिए इस्लाम की तालीमात लोगों को बताते। जावा आइलैंड पे उन्होंने एक लेजेंडरी ग्रुप बनाया, वली सोंगो, यानी कि 9 सूफी। उन्होंने इस्लाम को फोर्सफुली इम्पोज नहीं किया बल्कि जापानीज कल्चर के साथ इस्लाम को जोड़ दिया। शैडो पपेट्री यानी वयंग कुलित के जरिए स्पिरिचुअल लेसन देना, लोकल फेस्टिवल को इस्लामिक एथिक्स के साथ ब्लेंड करना, यह उनका तरीका था और धीरे धीरे इस्लाम वहाँ की जिंदगी का हिस्सा बन गया। यहाँ मैं आपको एक क्रूशियल बात क्लियर कर दूं कि इंडोनेशिया के मुस्लिम रूलर कोई अरब, टर्क या पर्शियन कॉन्करर नहीं थे, बल्कि इंडोनेशिया के ही लोकल किंग्स थे जिन्होंने इस्लाम की खूबसूरती को समझा और इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। इस्लाम यहाँ कोई फॉरेन आर्मी के थ्रू नहीं बल्कि लोकल रूलर्स के थ्रू फैला। जब कोई लोकल राजा इस्लाम में कन्वर्ट होता था तो उसके किंगडम में इस्लाम नेचुरली स्प्रेड होता था। इंडोनेशिया का पहला बड़ा इस्लामिक किंगडम था समुद्र पेसाई, 13th सेंचुरी।
इसके बाद पूरे रीजन में कई मुस्लिम सुल्तान उभर के आए। आके, मलक्का, डेमक, बांटेन, मकस्सर, टेरनाटे, टिडोरे, इन रूलर्स ने इस्लाम को एक फेयर और इंसाफ पसंद सिस्टम के रूप में देखा। साथ ही मुसलमानों की ईमानदारी, सोशल इक्वालिटी और इस्लाम की स्पिरिचुअल डेप्थ ने भी उन्हें इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट किया। ये कन्वर्जन किसी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से नहीं थे, बल्कि ये उनकी पर्सनल चॉइस और उनकी कन्विक्शन थी। और फिर धीरे धीरे उनके लोग भी इस्लाम को एक्सेप्ट करते चले गए। ये सब प्रूव करता है कि इस्लाम किसी फॉरेन कॉन्करर की वजह से नहीं, बल्कि अपनी खूबसूरती की वजह से फैला है। इंडोनेशिया के साथ साथ मलेशिया, ब्रुनई, सदर्न फिलीपींस और सदर्न थाईलैंड, सब जहां इस्लाम ट्रेड, सूफिज्म और लोकल रूलर्स के थ्रू फैला, कहीं भी कोई फॉरेन आर्मी इन्वॉल्व नहीं थी। मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इस्लाम कहीं ट्रेड, कहीं सूफिज्म और कहीं अपने सोशल जस्टिस की वजह से फैला। अब जानते हैं कि दुनिया के सबसे डाइवर्स रीजन यानी हमारे वतन इंडिया में इस्लाम कैसे फैला। इंडिया में इस्लाम सबसे पहले तलवार के साथ नहीं, बल्कि अरब ट्रेडर्स के शिप्स के साथ आया। 7वीं सेंचुरी में अरब मुस्लिम ट्रेडर्स केरला के मालाबार कोस्ट पे आए। लोकल राजाओं ने उनका वेलकम किया क्योंकि वो इंटरनेशनल ट्रेड लेके आते थे। यहाँ पहली मुस्लिम कम्युनिटी मपिला इंटर मैरिजेस, ट्रेड ऑनेस्टी और कल्चरल एक्सचेंज की वजह से बनी। इसके बाद आए सूफी, जिन्हें इंडियन सोसाइटी ने दिल से अपनाया। उनका मैसेज सिंपल था, मोहब्बत, खिदमत, इक्वालिटी और कोई जोर जबरदस्ती नहीं। चिश्ती, कादरी, सोहरावर्दी, नक्शबंदी सिलसिलों ने खानकाहें बनवाई जहां सब जात, सब कास्ट के लोग आके एक साथ मिल सकते थे। आज भी इन सूफी सेंट्स की दरगाहों पे हिंदू और मुसलमान एक साथ आके मिलते हैं। यानी यहाँ कन्वर्जन की शुरुआत हुई इक्वालिटी के साथ। इंडिया का कास्ट सिस्टम, जहाँ कुछ लोगों को जन्मों तक अनटचेबल समझा जाता था, बहुत से लोगों के लिए इंसानियत और इक्वालिटी के अगेंस्ट था। इस्लाम ने एक अल्टरनेटिव दिया, नो कास्ट, नो हायरार्की, खुदा के सामने सब बराबर हैं। इस वजह से दर्जनों कम्युनिटीज, दलित्स, आर्टिजन्स, वीवर्स और पेस्टोरल कम्युनिटीज इस्लाम में दाखिल हो गईं। कन्वर्जन का यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर इज्जत और इक्वालिटी थी, ना कि फोर्स। इस्लाम का सबसे बड़ा एक्सपेंशन हुआ बंगाल में। हिस्टोरियन रिचर्ड ईटन के मुताबिक ये दुनिया का सबसे बड़ा वॉलेंटरी रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन है। सूफी पीरों ने जंगल क्लियर करा के नए गांव बसाए। जो गांव सूफी पीर बसाते, उस गांव की कल्चरल आइडेंटिटी भी सूफी पीर के साथ जुड़ जाती। टैक्स बेनिफिट, न्यू लैंड और सोशल इक्वालिटी ने लोगों को इस्लाम की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट किया। यहाँ कोई मास फोर्स कन्वर्जन नहीं हुआ, बल्कि ये प्रोसेस स्लो, ऑर्गेनिक और कम्युनिटी ड्रिवन था। पंजाब और सिंध में इस्लामाइजेशन का प्रोसेस ट्राइबल और रूरल सोसाइटी में स्टार्ट हुआ। जाट, राजपूत, गुज्जर अपने लोकल सूफी सेंट को अपना स्पिरिचुअल रोल मॉडल बना लेते। यहाँ इस्लाम का मतलब था कल्चर प्लस स्पिरिचुअलिटी प्लस सोशल चेंज। दाता गंजबख्श, बाबा फरीद, शाह अब्दुल लतीफ जैसी पर्सनैलिटी समाज को रिफॉर्म कर रही थी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ये बात एकेडमिक रिसर्च क्लियरली प्रूव करती है। दिल्ली सुल्तान और मुगल बादशाहों ने फोर्स कन्वर्जन को स्टेट पॉलिसी कभी नहीं बनाया, बल्कि ये मुस्लिम रूलर्स हिंदू रीति रिवाजों को अपनाते थे। मुगल और कई मुस्लिम रूलर्स होली, दिवाली जैसे त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाते थे। इंडिया में इस्लाम का एक्सपेंशन सूफी एथिक्स और सोशल मोबिलिटीज की अपॉर्चुनिटीज के जरिए हुआ। कॉलोनियल एरा में एक नैरेटिव बनाया गया कि इंडिया में इस्लाम तलवार के दम पे आया है। ये एक पॉलिटिकल मिथ था जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने के लिए बनाया गया था। लेकिन रिसर्च कहती है केरला में इस्लाम ट्रेड के जरिए से आया, पंजाब में सूफियों के जरिए से, बंगाल में एग्रीकल्चर के जरिए से। सोशल इक्वालिटी ने कन्वर्जन को ड्राइव किया, ना कि तलवार ने। फोर्स्ड कन्वर्जन रेयर एक्सेप्शन थे, ना कि नॉर्म। यानी इंडिया में और बाकी दुनिया में इस्लाम अपने अमन, अपनी मोहब्बत, अपनी सिंप्लिसिटी और हक और इंसाफ और सोशल इक्वालिटी की वजह से फैला। आज मीडिया और मूवीज इस्लाम को अक्सर नेगेटिव लाइट में ही दिखाती हैं। इस्लामोफोबिया
लोगों में डर भी पैदा करता है और इस्लाम को बदनाम भी करता है। लेकिन जितना इस्लाम को बदनाम किया गया, लोगों को इस्लाम जानने की उतनी ही क्यूरियोसिटी बढ़ी। और जब उन्होंने इस्लाम को अपनी आंखों से देखा, बिना किसी फिल्टर्स के, तो उन्हें एक अलग ही तस्वीर नजर आई, जहां जस्टिस, मर्सी, पीस, स्पिरिचुअलिटी और एक बैलेंस जिंदगी का मॉडल था। इसी क्यूरियोसिटी ने अमेरिका, यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, सब जहां इस्लाम की ग्रोथ को एक्सेलरेट किया। आज हजारों लोग इस्लाम को किसी प्रेशर से नहीं, बल्कि अपनी कन्विक्शन की वजह से एक्सेप्ट कर रहे हैं। और आज सारी नेगेटिविटी के बावजूद इस्लाम ग्रो कर रहा है, क्योंकि इसका मैसेज हर इंसान के लिए सॉल्यूशन रखता है। सेंट्रल एशिया की ट्राइब्स के लिए, बंगाल के फार्मर्स के लिए और यूरोप अमेरिका के वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स के लिए भी इस्लाम हर दिल को एड्रेस करता है, और इसलिए ही इसका सफ़र रुकने वाला नहीं। शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।